नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्त्र में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, सबसे पहले डिफेंस अपडेट ब्रह्मोस एनजी को लेकर आ रही है और मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया भी था कि ब्रह्मोस एनजी मिसाइल का जो डेवलपमेंटल ट्रायल है वो इस साल के अंत में शुरू हो जाएंगे और 2024 के मध्य से इसका उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। लेकिन अब डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब भारतीय वायुसेना इन ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों के एयर लॉन्च वेरिएंट को अपने तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 2, SU-30, राफेल एयरक्राफ्ट और AMCA में इंटीग्रेट कर रही होगी, तो ऐसे में ब्रह्मोस एनजी को एक अच्छे एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात ऑर्डर मिल सकते हैं, खास करके ब्राजीलियन एयरफोर्स जो कि ब्रह्मोस एनजी को अपने ग्रिपन फाइटर जेट में लगाना चाहती है। और साथ ही ब्राजील की नेवी की भी योजना है कि वो सबमरीन लॉन्च ब्रह्मोस एनजी वेरिएंट को अपनी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन में लगाना चाहती है। और दोस्तों, ब्रह्मोस एनजी को लेने वालों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ग्रीस भी अपने रफाल फाइटर जेट्स में ब्रह्मोस एनजी लगाना चाहता है। तो वहीं फिलीपींस की आर्मी ब्रह्मोस मिसाइल के और ऑर्डर देगी 2023 में, जब उनका होराइजन मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम शुरू होगा। यानी कि ब्रह्मोस एनजी के सिर्फ लगने से ही एक साथ कई सारे ऑर्डर भारत को मिल जाएंगे। ये तो वो देश है जो कि पहले से ही ब्रह्मोस एनजी को लेना चाहते हैं। इसके बाद भी नई नई जो डिमांड्स है ब्रह्मोस एनजी की वो आएंगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि कल्याणी ग्रुप को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों, कल्याणी ग्रुप ने घोषणा की है कि उन्होंने अपने कल्याणी M4 माइन प्रोटेक्टेड हाई मोबिलिटी आर्म पर्सनल कैरियर की आपूर्ति भारतीय सेना को शुरू कर दी है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय सेना ने 2021 में कल्याणी ग्रुप को 178 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जो कि इमरजेंसी खरीद के तहत दिया गया था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि कल्याणी M4 वाहन के बड़े ऑर्डर भी दिए जाएंगे। बात करें कल्याणी M4 की, तो इसकी टॉप स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी ड्राइव रेंज सिंगल टैंक में 800 किलोमीटर है। और ये जो वाहन है वो आर्म फोर्सेस की जो सबसे जरूरी आवश्यकता है उसे पूरी करता है, जैसे कि क्विक मोबिलिटी, खास करके रफ टेरेन और माइन, इसके अलावा आईडी थ्रेट्स वाले वातावरण में। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, L&T और MBDA मिसाइल सिस्टम लिमिटेड अब अपनी ATGM-5 को आने वाले डिफेंस एक्सपो 2022 में प्रदर्शित करेगा और ये जो जॉइंट वेंचर कंपनी है वो 5th जनरेशन ATGM को भारत में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत बनाएगी। MBDA फ्रांस का कहना है कि वो पूरी तरीके से भारत में ATGM-5 को अपग्रेड करेगा और उनकी रेंज को 10 किलोमीटर तक बढ़ाएगा। साथ ही इसे लैंड और एयर ऑपरेशन के साथ भी कॉन्फ़िगर किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय सेना को लेकर आ रही है। दरअसल हाल ही में डिफेंस अपडेट में भी मैंने आपको बताया था कि भारतीय सेना अपनी जो रेजिमेंट्स हैं उनकी रीब्रांडिंग करेगी। लेकिन दोस्तों, अब खबर ये आ रही है कि भारतीय सेना आर्मी की रीब्रांडिंग नहीं करेगी। दरअसल ये कहा जा रहा है कि इस तरीके के बदलाव से जो रेजिमेंटों के नाम, उनके रीति रिवाज, लोकाचार या फिर रेजिमेंट की प्रणाली है वो प्रभावित हो सकती है। और जो हमारे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं या सैनिक हैं, उनका भी कहना है कि हमारी रेजिमेंट मनोबल और जो प्रेरणा हमें मिली है उनसे जुड़ी परंपराओं को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। और इसीलिए यहाँ पर भारतीय सेना के लिए एक चिंता भी थी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यह भी तथ्य दिया जा रहा है कि जो रेजिमेंट्स हैं उनके नाम भारतीय मूल के हैं, जिसमें पैदल सेना की जो यूनिट्स है उसमें सिख, जाट, पंजाब, डोगरा, राजपूत, असम, गढ़वाल, बिहार आदि। और ये जो नाम थे ये ब्रिटिश काल के दौरान चुने गए थे। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो ब्रिटिश जनरलों के सम्मान में सड़कों और पार्कों का नाम रखा गया था उनका नाम बदला जाएगा, क्योंकि कैंट रक्षा मंत्रालय के अधीन है, वो सेना के अधीन नहीं है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिबांग घाटी में सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया। उन्होंने इन क्षेत्रों में तैनात जवानों से मुलाकात की। इसी बीच सेना के जवानों ने उनके स्वागत में देशभक्ति गाना गाया, जो कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों का हौसला बढ़ाया। दरअसल दोस्तों, दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में मौजूद है, जहां पर अक्सर चाइना घुसपैठ करने की कोशिश करता है। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यात्रा काफी महत्वपूर्ण है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों, एडमिरल आर हरि कुमार जी ने 26 से 28 सितंबर 2022 तक ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया और ये उनकी ऑस्ट्रेलिया की पहली यात्रा थी। यात्रा के दौरान उन्होंने वाइस एडमिरल मार्क हैमंड और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के प्रमुख वाइस एडमिरल डेविड जॉनसन के साथ भी बातचीत की। इसके अलावा भारतीय नौसेना प्रमुख ने HAMS पेंजियन और हाइड्रोग्राफिक स्कूल का भी दौरा किया। दरअसल दोस्तों, आपको मालूम है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया कई सारे मुद्दों पर, खास करके मैरीटाइम सिक्योरिटी पर अपने दृष्टिकोण को साझा करते हैं। खास करके इंडो पैसिफिक में दोनों देशों के बीच कई तरीके के द्विपक्षीय संबंध है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय सेना को लेकर आ रही है। दोस्तों, आंतरिक रूप से डिजाइन और विकसित लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर LCH को भारतीय सेना में शामिल किया गया है। बता दें कि पहला लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर औपचारिक रूप से HAL के द्वारा आर्मी एविएशन कॉर्प्स को सौंपा गया था
और ये हेलीकॉप्टर भारतीय सेना की मैनेवरेबिलिटी, एजाइलिटी और युद्ध क्षमता को बढ़ाएगा। दोस्तों अगली अपडेट भारतीय सेना को लेकर आ रही है। दोस्तों भारतीय सेना और ब्रिटिश सेना की 12वीं कार्यकारी स्टीयरिंग समूह की बैठक आयोजित की गई और इस मंच में दोनों ही सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की गई। ब्रिटिश आर्मी के प्रतिनिधिमंडल ने कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट और आर्टिलरी सेंटर हैदराबाद का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल को दोनों संस्थाओं में विभिन्न प्रशिक्षण सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ जो कि चाइना से आ रही है। दोस्तों पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की 73वीं सालगिरह पर एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेते हुए चीनी राजनयिक ने एलएसी पर तनाव को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि गलवान घाटी की झड़प के बाद इमरजेंसी रिस्पांस का जो चरण शुरू हुआ था अब वो बेसिकली खत्म हो चुका है। सीमा पर हालात अब सामान्य और नियंत्रण में हैं और इसी दिशा में आगे काम हो रहा है। साथ ही चीनी राजनयिक ने कहा कि इस साल भारत और चीन के रिश्तों में नई प्रगति हुई है और सकारात्मकता का माहौल बना है। साथ ही दोस्तों चीन के राजनयिक सुन विडोंग ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय पक्ष ताइवान के सवाल और सिंजियांग, जिसे कि तिब्बत कहा जाता है, उनसे जुड़े मुद्दों समेत चीन के कोर इंटरेस्ट वाले मसलों से सही से निपटेगा। हालांकि दोस्तों चीन के इस राजनयिक का बयान काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन ने पहली बार भारत के साथ सीमा पर तनाव को एक तरह से ताइवान के साथ भारत के संबंध को जोड़कर देखा है। हालांकि चीन की कोई नई चाल हो सकती है क्योंकि अभी भी दोस्तों एलएसी पर कुछ जगहों पर तनाव बना हुआ है और चीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई तरीके की मुक्की खानी पड़ रही है और यही वजह है कि उसका कारण भारत है। दोस्तों ये सब चीजों को भारत लाइटली नहीं लेता है। भारत को मालूम है कि चीन बोलता क्या है और करता क्या है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों पुणे एयरफोर्स स्टेशन पर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के द्वारा 30 दिनों के भीतर अपनी तरह की पहली 3D प्रिंटेड रनवे कंट्रोल हट का निर्माण किया गया है। भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने इस इमारत का निरीक्षण किया। बता दें कि इस इमारत के निर्माण में 3D प्रिंटेड कंक्रीट फाउंडेशन और दीवार पैनल शामिल है। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर की छत में प्रीकास्ट तकनीक का उपयोग किया गया है। ऊपरी मंजिल के पैनल स्टील गार्डर्स के साथ खड़े किए गए हैं। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से आ रही है। दरअसल भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता को हमेशा नकारा नहीं जा सकता। यूएनएससी में वर्तमान में 5 स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका है। भारत विश्व संस्था के 10 अस्थायी सदस्यों में से एक है। दरअसल दोस्तों उन्होंने कहा कि केवल स्थायी सदस्यों के पास ही किसी भी मूल प्रस्ताव को वीटो करने का अधिकार है। भारत लगातार संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद में लंबित सुधारों पर कार्रवाई तेज करने को लेकर जोर देता आया है। भारत का कहना है कि वो स्थायी सदस्य बनने का हकदार है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि ये एक आसान प्रक्रिया होगी, लेकिन हमारा मानना है कि सुधार की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का समर्थन कर रहे हैं। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत से अमेरिका जाने वालों को वीजा के लिए करीबन 2 साल का लंबा इंतजार करना पड़ रहा है और इसमें उन्हें अच्छी खासी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। भारतीय लोगों की नाराजगी और शिकायत के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ बातचीत की। उन्होंने इस मुद्दे को वहां पर उठाया। अमेरिका ने इसके लिए कोरोना महामारी की बड़ी वजह बताया, जबकि दोस्तों उनकी वेबसाइट से पता चल रहा है कि चाइना के लिए वीजा आवेदन को 2 दिन में निपटाया जा रहा है, जबकि भारत से आए आवेदन में करीबन 848 दिन लगते हैं। यानी कि ये कैसी दोस्ती जिसमें कि भारत को ही इतना बड़ा इंतजार कराना पड़ रहा है भारतीय लोगों को और चाइना के लिए सिर्फ 2 दिन की वेटिंग। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से आए आवेदन के लिए वेटिंग टाइम 450 दिन है, यानी कि ये भी भारत से कम है। जबकि स्टूडेंट वीजा के लिए दिल्ली और मुंबई से वेटिंग टाइम 430 दिन है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि स्टूडेंट वीजा के लिए इस्लामाबाद के लिए महज 1 दिन की वेटिंग टाइम है, जबकि बीजिंग के लिए 2 दिन। यहाँ पर दोस्तों अमेरिका किस तरीके से दोगला काम कर रहा है। भारत के लिए तो वो कोविड-19 महामारी का मुद्दा उठा रहा है, लेकिन पाकिस्तान और चीन के लिए उसके यहाँ के दरवाजे खुले हैं। तो दोगलापन आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि ये जो मामला उठा है वो कई इंटरनेट यूजर्स ने सोशल मीडिया पर उठाया और अमेरिका के द्वारा इस तरीके की देरी किए जाने को लेकर चिंता भी जाहिर की। यानी कि दोस्तों अब अमेरिका को ये प्रक्रिया भारत के लिए तेज भी करनी होगी और सरल भी करनी होगी, खास करके चीन और पाकिस्तान के मुकाबले। आपको क्या लगता है अमेरिका के इस दोहरे रवैये को लेकर? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन भारत के साथ किया जा रहा है, भारतीय लोगों के साथ किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थे अब तक के टॉप डिफेंस स्पेस अपडेट वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।